अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रियल एनालिसिस का जो है वो फंडामेंटल थ्योरम्स को स्टडी करना है और उसके बाद हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है और आर हमारे पास राइमान इंटीग्रल है अंडर द इंटरवल ए बी। तो हम सपोज करते हैं कि अगर एफ हमारे पास रायमान इंटीग्रल है और हमारे पास जो एफ है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर हमारे पास एफ एक राइमान इंटीग्रल हो और एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो तब हम कहेंगे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास स्मॉल एफ है और ये हमारे पास जो है वो कैपिटल एफ। अब इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को लिखने का मेथड ये है कि इक्वल करके आपने इंटीग्रल लिखा ए टू बी। फिर ये जो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को मैंने कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स के बराबर रखा, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की। फिर आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एफ ऑफ एक्स बच जाएगा और इस इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी जो कि बी से ई की तरफ है। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं। सो दैट इज वाई एक्स की जगह पे सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि एफ ऑफ पी है, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट होती है हम कहते हैं कि ये है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बाद हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मोस्टली बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है या सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो ये हर बुक का जो राइटर है उसकी मर्जी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन से बता रही हूँ कि सेकंड की स्टेटमेंट ये है और फर्स्ट की स्टेटमेंट अभी आएगी वो है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई सिर्फ इतना ही कहे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की स्टेटमेंट बताएं, तब आपने सेकंड वाले की स्टेटमेंट ही बतानी है, क्योंकि मोस्टली बुक्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ही कहा जाता है। और अगर आपको खुद भी याद हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ यही स्टेटमेंट ही इसकी स्टडी की होगी। तो इसका नाम है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है। तो सपोज किया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है 1/2 x²। हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। हमारा काम क्या था, हमने असल में इस इंटीग्रल को करना था सॉल्व। ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल होता है जिसकी लिमिट्स हमें गिवन होती हैं, जबकि अनडेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल होता है जिसकी लिमिट्स हमें नहीं गिवन होती। जैसा कि आपको पता है इंटीग्रल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डेफिनेट, दूसरा है इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिर जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आज के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और प्रॉपर इंटीग्रल्स को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में उसने सिंपल तरीके से बताया कि आपके पास एक फंक्शन जो है वो ये है। बट एक चीज आप याद रखिएगा, आपने क्या किया, आपने इंटीग्रल लिया ए से भी, और जाहिर बात है आपने उसमें क्या पुट किया, आपने यहाँ से जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है उसको उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। आपकी मर्जी, आप इसको जैसे भी सॉल्व करो, इस तरीके से करके यहाँ तक पहुंच जाओ, ये जैसे मर्जी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इस एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा, वो लिखने के बाद सिंपल जो है वो इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई की। जब अप्लाई की इसकी इस पर इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स सारी बातें आ जाएंगी, तो लिमिट्स बी से ए है। और जब इसको सॉल्व किया तो सिंपल मेरे पास जो है वो ये वाली टर्म आ गई। और देखें इसमें भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए था, सिमिलरली इसके अंदर भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है। सिमिलरली नेक्स्ट में आप जाओगे, उसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है
कि ये हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। और आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है ये दो वैल्यूज देता है। एक तो एक्स देता है यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है, और दूसरा वो एक नेगेटिव वैल्यू देता है। लिमिट्स यहाँ पे सॉरी जो भी वैल्यू है वो जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटरवल अकॉर्डिंग टू इंटरवल उसने हमें जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होता है ये। तो बहरहाल एक वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि बताओ कि कैसे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को सेटिस्फाई करता है। तो होता यह है कि एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक नेगेटिव वैल्यू आती है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो उसका डेरिवेटिव जो है आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 है। सिमिलरली माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है, इस चीज का आपको पता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये चीज बन गई है, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। सिग्नम फंक्शन भी 1 और -1 देता है, लेकिन तब देता है जब जीरो के इंटरवल में इंक्लूड ना हो। क्योंकि अगर जीरो इंक्लूड होगा तो यहाँ पे तीसरा एक फंक्शन आ जाएगा जिसपे हम लिखेंगे कि एक्स जो है वो जीरो के ऊपर हमें कोई ना कोई वैल्यू देता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में जीरो नहीं आ रहा, सो दैट इज वाई हम ये कंडीशन नहीं लिख रहे। यहाँ पे सिंपल बस जीरो को ही इंटरवल से निकाल दिया ताकि हम इजीली अपने फंक्शन को जो है वो बता सकें। फिर ये एक सिग्नम फंक्शन बन गया, तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू कहाँ से थी, 10 से -10 पे थी। तो सिमिलरली हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया डेरिवेटिव के अंदर। और आपको पता है इधर एक्स था इधर -x था, बट एक्स जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी। सो दैट इज वाई 10 से 10 कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट में आपको एक फंक्शन दिया हुआ था, आपने सिंपल उसका इंटीग्रेशन लिया और इंटीग्रेशन लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। तो ये बिल्कुल इजी सब कॉन्सेप्ट था, आपने सिंपल इंटीग्रेशन लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में आपने अपने इंटेग्रल की सिंपल सी इंटीग्रेशन किया बस, और कुछ भी नहीं किया। उस सिंपल से इंटीग्रेशन के मेथड को सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। बस ये चीज याद रखनी है कि फंक्शन एक तो रायमान होना चाहिए, दूसरा ये कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए बस। और आपने सिंपल उसकी इंटीग्रेशन लेके उसको सॉल्व कर देना है। ये टेबल मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है और हर कंटीन्यूअस रायमान इंटीग्रल होता है। लेकिन हर रायमान इंटीग्रल जो है वो कंटीन्यूअस नहीं होता, और कंटीन्यूअस जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता, और हर रायमान इंटीग्रल डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में आप सपोज करते हो कि आपके पास फंक्शन रायमान इंटीग्रल है, और इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल आ गया इसका मतलब ए से बी के दरमियान में वैल्यू है। फिर आपने क्या किया, आप एक फंक्शन कंसीडर करते हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। और आप ये कहते हो कि फंक्शन जो आपने लिया है ये एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी के अंदर। दूसरा ये कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट होना चाहिए कि उस पर जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ जाए। इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल से स्टेटमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखें, डी ओवर डी एक्स इंटेग्रल लिखा हुआ था। एक चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस असल में ये है कि जब आप लोग सेकंड की बात करते हो तो सेकंड में आपके पास डेरिवेटिव वाली टर्म होती है, आप उसका क्या करते हो, आप उसका इंटीग्रेशन लेते हो। लेकिन फर्स्ट में आपके पास बाहर डेरिवेटिव होता है, अंदर इंटीग्रेशन होता है। देखिए आगे पीछे बात है, वहां पे पहले इंटीग्रेशन था फिर डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए पहले डेरिवेटिव है फिर इंटीग्रेशन आएगा, यानी पहले आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे फिर उसका डेरिवेटिव करोगे। तो ये सिर्फ फर्क है किसमें, सेकंड और फर्स्ट के अंदर। सिंपल सा मेथड है, डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, इधर भी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अंदर फंक्शन आपको डिफरेंट दिया होगा, ये जैसे यहाँ पे टी पे दिया हुआ है। आपने क्या करना है, 0 to x टी पे फंक्शन दिया हुआ था, आपको पता है कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल मैंने इसको जो है वो एफ ऑफ टी का नाम दे दिया, इस पूरी वैल्यू को। तो देखेंगे एफ ऑफ टी आ गया तो डेरिवेटिव लिया, फिर सिंपल इंटीग्रल 0 to x आ गया, इसकी जगह एफ ऑफ टी हम लिख सकते हैं। और आपको पता है ये जो एफ ऑफ टी है, अगर मैं इसकी जगह कैपिटल एफ प्राइम ऑफ टी लिख दूंगी तो वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी सिंपल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी इस चीज का, तो मैंने सिंपल लिख दिया, और एफ ऑफ जीरो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होगा, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो ये चीज जीरो को टेंड कर जाएगी।
सो इसको तो फिर मैंने जो है वो स्किप कर दिया, बाकी टर्म बची थी वो ये निकली। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी चीज किसके इक्वल होती है, स्मॉल एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि हमने खुद कहा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स के बराबर है, वो लिखा। फिर आपको पता है एफ एक्स क्या चीज थी, एफ एक्स तो हमारे पास ये चीज थी, और एक्स टी की जगह पे हम सिंपल एक्स रिप्लेस कर देंगे, और जब एक्स रिप्लेस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और सिंपल हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उसमें भी आपको सेम ऐसे क्वेश्चन दिया है, आपने एफ ऑफ टी लिया, आपने सिंपल डेरिवेटिव लेके फंक्शन लिखा, आपने क्या किया, अब आपने इसकी जगह पे स्मॉल एफ ऑफ टी की जगह पे कैपिटल एफ ऑफ टी लिखा और लिमिट्स दी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की। सिमिलरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, और जो टर्म बची है वो आपने लिख दी, और ये कैपिटल एफ इस डेरिवेटिव की वजह से स्मॉल एफ के बराबर आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि डेरिवेटिव जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो आपके पास स्मॉल एफ आ गया, लेकिन उसके बाद आपने अंदर वेरिएबल भी चेक करना है कि वेरिएबल का भी अगेन डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे आप सिंपल डेरिवेटिव लेते हो, तो इस तरीके से जब आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो वो 2x आ गया, ऊपर अंदर हमारे पास सिर्फ x लिखा हुआ था यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव तो वैसे ही 1 होता है, सो दैट इज वाई वो फिनिश हो गया। बट आगे आपने ध्यान रखना है कि अंदर जो है वो डेरिवेटिव अगर बन रहा है, तो आप लोगों को अंदर जो है वो क्या करना होगा, उसके डेरिवेटिव को मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसमें सिंपल था, फिर आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की ऊपर जो एफ ऑफ टी की था वहां पे एक्स की जगह, सॉरी टी की जगह पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया, और सिंपल जब सॉल्व किया तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई, कोई फंक्शन आ गया। नेक्स्ट में आपने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सिमिलरली आपने एफ ऑफ पी सेपरेट किया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम आप आ जाते हैं बाउंडेड वेरिएशन के ऊपर, कि व्हाट इज बाउंडेड वेरिएशन। अगर आपको कुछ याद हो बाउंडेड वेरिएशन का, रियल एनालिसिस में है, ये भी रायमान स्टडीज के चैप्टर में। इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ दिया हो, आर के का मतलब है कि जो आपने अपनी डोमेन कंसीडर की हुई है, सॉरी जो आपने कोड में ली हुई है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ये चीज ये शो करती है। आपने क्या किया, आपने एक पार्टीशन भी कोई डिफाइन कर ली है पी, और फिर आपने इस चीज का ध्यान रखा कि अगर आप डेल्टा एफ आई करते हो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, सिंपल सी बात है, इसका मतलब है इंटरवल जो लिया है, जैसे आपको इंटरवल ले रहे थे डेल्टा एक्स आई, पीछे आपने क्या था रायमान स्टडीज में, तो आप उसमें भी तो सेम ऐसे लिख रहे थे कि आई माइनस 1, सिमिलरली ये इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस करके। फिर इसी इंटरवल का अगर आप सम ले लें, और ठीक है सम लेके उसका मॉड लें, और वो कोई नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और फिर अगर आप उसका सुप्रीमम ले लेते हो, तो अगर आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर पाओ, तो आप कहते हो कि फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड वेरिएशन है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है, यानी कोई फाइनाइट नंबर आता है हमारे पास, इन्फिनिटी नहीं आएगा, यानी इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा, और इससे इसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 समथिंग, जो भी आप करना चाहो वो आपका आ जाएगा। तो आपने मेन चीज क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बाउंडेड वेरिएशन का, कि ये जो फॉर्मूले का आंसर है वो कोई नंबर आना चाहिए, 2 3 4 5 इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर इस तरह हो जाता है तो आप कहते हो कि जो आपका फंक्शन आपने लिया हुआ है वो फंक्शन आपका अब बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। सिमिलरली आपने क्या किया, आपको एग्जांपल दी हुई थी, मैं इससे पहले एक डेफिनेशन बता दूं कि व्हाट इज वेरिएशन। बाउंडेड का मतलब है कि फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड है, बाउंडेड का पता है आपको, अपर बाउंड लोअर बाउंड होता है, और ये चीज याद रखिएगा कि हर जो बाउंडेड फंक्शन होता है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है, और जो बाउंडेड वेरिएशन है वो भी लाजमी बाउंडेड होता है, क्योंकि वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है बाउंडेड की। तो अब वेरिएशन का मतलब ये है, वेरिएशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइन की कर्व दी हुई है, ठीक है, आपने अगर कर्व आपको पता है इस तरीके से ड्रॉ होती है, असल में वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन हमें ये बताता है कि जो आपकी रेंज है उसमें जो नंबर है वो कितनी बार ऑसिलेट हुआ है, और उसकी लेंथ का हम सम करते हैं। इस एग्जांपल में देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा कोई फंक्शन की वैल्यू जाती है, तो देखिए 0 से 1 का डिफरेंस लो तो आपके पास 1 आता है, तो देखिए ये एक 1 लिख दिया, फिर आपने प्लस करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जब आपने ट्रेवल किया तब आपके पास क्या डिफरेंस आया, 1 आया, तो देखिए ये वो 1 हो गया। सिमिलरली जब आप यहाँ से यहाँ गए हो तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, आपने 0 में से माइनस किया -1 को, तो प्लस हो गया, फिर ये वो 1 आ गया। सिमिलरली जब आप यहाँ से आ गए, फिर आपने इसकी जो रेंज थी वो क्या थी,
इसके दरमियान रिवॉल्व कर रही थी, तो फिर आपने 0 में से -1 किया तो 1 आ गया। फिर जब आपने ऐड किया तो 4 है, तो इसका मतलब साइन एक्स की जो वेरिएशन है वो कितनी है, 4 है। तो इस तरीके से किसी भी चीज की कर्व को जो कर्व जो वेरी करती है उस समल को वेरिएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। अब बाउंड्री वेरिएशन चेक करने का सिंपल और शॉर्ट मेथड ये है कि आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हो फंक्शन का और उसका मॉड ले लेते हो। फिर आपने जब इसका मॉड लिया तो मॉड इससे लेस हो जाएगा। फिर हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, हम पहले ये पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो इसकी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हमेशा 1 होती है, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 है। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर 3 आ गया, और 3 आपको पता है कि हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने तैयार करना है कि आपके पास हर जो बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है। यानी हर जो बाउंडेड मोनोटोनिक का वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाएंगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो हर जो बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। सिमिलरली जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो लाजमी नहीं है बाउंडेड वेरिएशन हो। इस पर भी एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी कि हर जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है लाजमी नहीं है वो बाउंडेड वेरिएशन हो। सिमिलरली हर बाउंडेड वेरिएशन जो है वो भी लाजमी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, यानी इफ एंड ओनली इफ का केस इसमें ट्रू नहीं है। फिर उसके लिए एग्जांपल दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। और हर जो डिफरेंशिएबल बाउंडेड फंक्शन होता है वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है। डिफरेंशिएबल बाउंडेड फंक्शन, ये चीज याद रखिएगा। ऊपर था बाउंडेड मोनोटोनिक और ये है डिफरेंशिएबल बाउंडेड। नेक्स्ट है क्या, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज नेसेसरली बाउंडेड, वही कि हर बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन जो होता है वो लाजमी हमारे पास बाउंडेड होते हैं। सिमिलरली अगर आप सम कर लो, डिफरेंस कर लो, प्रोडक्ट कर लो बाउंडेड वेरिएशन का तो वो बाउंडेड होता है। लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल करो किसी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन का तो लाजमी नहीं है कि वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन हो। सिमिलरली इसमें का जो बाउंडेड वेरिएशन होता है उसको डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन में लिखा जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट ये क्या, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ इज आल्सो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वी ऑफ एफ एंड कन्वर्सली। कहता है कि अगर आपके पास वेरिएशन आप फाइंड कर रहे हो, आपको उसका एक पॉइंट मिल गया है कंटिन्यूटी का, तो वो जो पॉइंट है वो आपके पास जो फंक्शन एफ है उसकी भी कंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। तो यानी ये इफ एंड ओनली के केस के साथ दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में ट्रू है एक दूसरे के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर किस पे है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल पे है। तो नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इंटेग्रल की दो टाइप्स होती हैं, एक है डेफिनेट इंटेग्रल, दूसरा है अनडेफिनेट इंटेग्रल। जो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल होता है उसमें लिमिट्स फाइनाइट होती हैं, और अनडेफिनेट में कोई लिमिट हमें जो है वो गिवन नहीं होती, हमें सिंपल ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। फिर इसकी भी डेफिनेट की दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर हमारे पास इंटेग्रल एक ऐसा इंटेग्रल होता है जिसकी जो लिमिट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। जैसे देखें ए और बी है, ये हमारे पास फाइनाइट है, और इसकी वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट करें और फंक्शन हमारे पास बाउंडेड आ जाए इस इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर इंटेग्रल है। जबकि इम्प्रॉपर इंटेग्रल में ऐसे होता है कि हमारे पास जो इंटेग्रल दिया होता है उसमें से अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों में से एक नंबर अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है, या हो सकता है दोनों इन्फिनिटी हो जाएं, या हो सकता है दोनों इन्फिनिटी ना हो। लेकिन अगर दोनों इन्फिनिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी भी वैल्यू को अगर फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन अनबाउंडेड आ जाए, यानी अनडिफाइंड आ जाए। तो फंक्शन उसमें क्या होता है, अनडिफाइंड या अनबाउंडेड आ जाता है। जैसे ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ था, अगर आप इन्फिनिटी को इधर पुट करें फंक्शन अनडिफाइंड है, इसको देखें ये भी अनडिफाइंड है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसमें देखें -1 to 1 है, बेशक इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप -1 से 1 के दरमियान में कोई भी नंबर पुट करते हैं तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे -1 से 1 के दरमियान में 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो हमारा अनबाउंडेड हो गया। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक टाइप है। अब हमने नेक्स्ट में जितना भी जाना है हमने सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की टाइप को स्टडी करना है। प्रॉपर के बाद, प्रॉपर तो सिंपल इंटीग्रल होता है जो कि इजीली सॉल्व हो जाता है, हमसे बस इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता। और आपको पता है एग्जाम में जो
ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल की टाइप्स की क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो हर बार लाजमी एमसीक्यूज में आते ही आते हैं। सो ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देखना है, इसमें टेस्ट आएंगे, आपने वो टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं लाजमी। तो चले हम अब इम्प्रॉपर इंटेग्रल करते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल की तीन काइंड है। ये है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में ये होता है, इसकी फर्स्ट काइंड में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से कोई नंबर इन्फिनिटी दिया होता है, या दोनों भी इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होती है, उसके अंदर आपको फंक्शन की वैल्यूज तो फाइनाइट दी जाती है, यानी लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन इसके दरमियान में कोई भी नंबर फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 0 और 3 के दरमियान में 2 एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं 2 - 2 करूँ तो आंसर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब अनबाउंडेड हो गया। और इस तरह की इंटेग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। और थर्ड काइंड में क्या होता है, थर्ड काइंड में ये होता है कि एक तो हमें इन्फिनिटी भी दिया होता है, दूसरा अगर हम 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में कोई नंबर भी पुट करते हैं तब भी फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, यानी मिक्सचर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड इसका थर्ड काइंड। थर्ड काइंड को हम बहुत कम स्टडी करेंगे नेक्स्ट में, हम जस्ट फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में अब हम पहले देख लेते हैं कि हमने अब कन्वर्जेंस देखनी है कि अगर हम कोई भी इंटीग्रल लेते हैं तो वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हम जो है सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को देखते हैं। तो अगर आपके पास इंटीग्रल इस टाइप की है, यानी a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इस टाइप की है, तो आपने क्या करना होता है, इसके लिए जो नंबर जहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा होता है, इन्फिनिटी आ रहा होता है, उसको आप जो है लिमिट से रिप्लेस कर देते हो। यानी देखिए यहाँ पे आपने इन्फिनिटी की जगह पे x लिख दिया और लिमिट में कह दिया कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर देखा जाए बात दोनों सेम है, डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल को करना है सॉल्व, और एंड में आपने लिमिट पुट कर देनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो टेन इनवर्स के बाद आप इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, और जब आंसर दोगे तो आपको पता है टेन इनवर्स अनडिफाइंड पे पाई/2 होता है, तो खुद देखो फाइनाइट आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो आपके पास सीरीज थी वो कन्वर्जेंट। सिमिलरली जब हम केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 में अगर लोअर में इंफिनिटी आ जाए, पहले वाले में अपर में था, तो इसमें भी सेम वही मेथड है, लोअर में एक्स आ जाएगा और कह दोगे कि एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जब आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपने देखा इन्फिनिटी आंसर आ गया, तो इसका मतलब अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है। सिमिलरली अगर आप इस टाइप के इंटीग्रल को देखो, फर्स्ट काइंड में अगर इस टाइप के इंटीग्रल हो, यानी अपर और लोअर दोनों में इन्फिनिटी हो, तो आप उसको स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट ऐसे करोगे कि पहले नीचे वाले में एक्स था, उसमें आपने एक्स माइनस इन्फिनिटी कर दिया, फिर अपर वाले में आपने एक्स लिख के फिर उसकी जगह पे जो है वो उसको सॉल्व कर दिया। सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ दोगे, फिर इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे फाइनाइट आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो तो फाइनाइट आंसर आएगा, तब ये कन्वर्जेंट है। अगर एक भी दोनों में से डाइवर्ज करेगी तो आप कह दोगे कि आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। जो एग्जांपल दी हुई है देखिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, आपने इसको तोड़ दिया, दरमियान में 0 0 ऐड कर दिया, फिर आपने इसको सिंपल, आपने इसका इंटीग्रल फाइंड किया, तो इंटीग्रल के लिए आपको पता है डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो आपने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव को कंप्लीट किया और सिंपल उसके इंटीग्रल लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। आप फिर यहाँ तक आप स्टॉप हो गए। अब आपने लिमिट पुट की, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा लिमिट पुट करने से, बट यहाँ पे एक्स आ रहा है तो इधर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसका मतलब सीरीज डाइवर्ज कर गई, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसका मतलब दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट मजीद और एग्जांपल, इसमें भी सिंपल आपने यही करना है कि जहां पे अनडिफाइंड आ रहा है उसकी जगह पे एक्स रिप्लेस करके सिंपल इंटीग्रेशन लेके आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी एग्जांपल है, ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही, आपने बस जहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है उसकी जगह पे एक्स रखना है और सिंपल उसको सॉल्व कर लोगे। अगर अनडिफाइंड आ गया तो कहोगे डाइवर्जेंट है, अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो आप कहोगे कि आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है।